सो हेलो फ्रेंड्स, दिस इज गौरव और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल जीके क्लासेस फॉर प्रिपरेशन। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी ज्योग्राफी की सीरीज चल रही है और अभी ज्योग्राफी का हम फोर्थ चैप्टर कवर करा रहे हैं, जिसमें हम आज आज आपको वायु पढ़ाने वाले हैं और वायु का ये दूसरा भाग होगा, यानी पार्ट सेकंड होगा। ठीक है, तो आज हम आपको पता है कि हमने जो है वायुमंडल के बारे में बात की, वायुमंडल की संरचना के बारे में बात की। ठीक है, संगठन के बारे में बात किया, गैसों के कौन कौन से मिश्रण होते हैं वायु में जो सम्मिलित होते हैं उसके बारे में हमने बात की। सूर्य की ऊर्जा के स्रोत के बारे में हमने बात की। ठीक है, सूर्य की कितनी ऊर्जा है जो पृथ्वी को मिलती है पर डे। ठीक है, उसका कौन सा हिस्सा जो होता है वो मिलता है, उसके बारे में हमने बात की। सो दीज आर द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स एट द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जाम्स। सो अगर हम देखें तो इसके लिए हम लोग जो है अभी पार्ट सेकंड लेके आए हैं, जो इसमें जो इम्पोर्टेंट जो और जो चीजें हैं उसके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो इससे पहले आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिए। ठीक है, और टेलीग्राम पे @गौरव जीके क्लासेस फॉर प्रिपरेशन पे आप जाके इसको आप चाहें तो सब्सक्राइब कर सकते हैं और आप यहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। आप पीडीएफ को हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी के रूप में रख सकते हैं ताकि आप बार बार उसको रिवाइज कर सकें। सो आप देखेंगे कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें क्वेश्चंस देखने को हमको मिलते हैं और आप देखेंगे जो पृथ्वी की जो संरचना है, जो वायुमंडल की जो संरचना है, संरचना के जो क्वेश्चंस है वो बहुत एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, समताप मंडल के बारे में पूछा जाता है। ठीक है, इसके अलावा जो आप देखेंगे सौम मंडल के बारे में पूछा जाता है कि सौम मंडल किस लिए फेमस है, सौम मंडल में कौन कौन सी गैसेज होती हैं। ठीक है, वायु का क्या रोल होता है ना, वातावरण में। सो अभी जो YouTube की क्लास है 63rd क्लास है। ठीक है, और फोर्थ चैप्टर हम लोग कवर कराने वाले हैं और ये जो आप देखेंगे पार्ट सेकंड है। ठीक है, तो आइए बात करते हैं और आगे इसके बारे में। अभी हम बात करने वाले हैं मौसम और आप देखोगे कि जलवायु के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो मौसम क्या है, आप देखते हैं दिन प्रतिदिन हमको देखने को मिलता है कि कभी गर्मी होती है, कभी ठंड होती है, कभी बरसात होती है। तो मौसम जो है वो बदलता रहता है। ठीक है, तो मौसम है क्या। ठीक है, तो मौसम जो है वायुमंडल की प्रत्येक घंटे तथा दिन प्रतिदिन की स्थिति होती है, जिसमें आप देखोगे कि आर्द्र आर्द्र मौसम और आप देखोगे कि उसमें गर्म मौसम जो है शामिल होता है। तो गर्म मौसम जो होता है, आप देखते हो कि गर्म मौसम हमको बहुत ज्यादा चिड़चिड़ा बना देता है ना, क्योंकि गर्मी ज्यादा होती है तो आदमी को गुस्सा भी ज्यादा आता है ना। ऐसे जैसे ठंडा मौसम जब होता है तो ठंडे मौसम में आप हमको क्या देखने को मिलता है, ठंडे मौसम में बहुत कंफर्टेबल फील करते हैं, है ना, बहुत एकदम मन एकदम खुश रहता है। और ये जो चीजें हैं, जैसे बरसात का मौसम है, बरसात का मौसम हमें देखने को मिलता है। तो बरसात में जब वर्षा होती है और वर्षा होने के बाद जब वायु जब चलती है तो आप देखते हैं ना कि मौसम का कितना हम आनंद लेते हैं ना, अच्छी अच्छी हवाएं चलती हैं, है ना, घूमने फिरने को मन करता है, बाहर घूमने फिरने की हम लोग योजना बनाते हैं। तो इस तरीके से आप देखते हैं कि मौसम किस तरह से हमें दिन प्रतिदिन जो है प्रभावित करता है। ठीक है, आप देखोगे कि दीर्घ काल में जब मौसम किसी स्थान का जो परिवर्तन होता है, आप कह सकते हो कि जो औसत मौसम जो होता है उस जगह का, उसको हम जलवायु के रूप में जानते हैं। ठीक है, क्या क्या कहते हैं उसको, जलवायु। तो ये लगभग हमको लगभग 30 से 35 जो है, 30 से 35 जो साल का जो एवरेज जो निकाला जाता है वो जलवायु का एवरेज निकाला जाता है। जो है आप कहोगे ना कि जो जलवायु की जो एवरेज होती है मौसम की, तो वो 30 से 35 साल की होती है, यानी पिछले 30-35 साल का जो अनुमान जो होता है ना, वो औसत के रूप में हमको जलवायु के रूप में देखने को मिलता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं तापमान के बारे में। ठीक है, किसके बारे में बात करेंगे, तापमान के बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि तापमान किस तरीके से बढ़ता है और कौन कौन सी चीजें जो है प्रभावित करती हैं। ठीक है, तापमान को कौन कौन सी चीजें प्रभावित करती हैं। तापमान क्या होता है, तो आपको पता है कि आप जैसे दिन प्रतिदिन जिस तापमान का अनुभव करते हैं वह वायुमंडल का तापमान होता है। वायुमंडल का तापमान की किस तरीके से जो वायुमंडल गर्म होता है, किस तरीके से उसमें जो गैसेज होती है वो अपनी गतिशीलता को दिखाती है ना। तो वायु में मौजूद ताप और शीतलता के परिणाम को हम तापमान कहते हैं। क्या कहते हैं, वायु में मौजूद ताप यानी जो जो गर्म होता है, जो 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 समय गर्म होता है, जो उसकी शीतलता होती है, उसके परिणाम को हम क्या बोलते हैं, उसके परिणाम को हम तापमान बोलते हैं, है ना। तो वायुमंडल का जो जो तापमान है, चाहे वो दिन की बात करें या रात की बात करें, वो हमेशा जो है वो बदलता रहता है ना।
आप जैसे आप देखोगे कि आप किसी पहाड़ी इलाके में चले जाओ तो जो वहाँ का तापमान होता है वो ठंडा होता है। आप जैसे किसी रेतीले इलाके में चले जाओ, आप वहां जाके देखोगे कि जो वहां का तापमान होता है वो बहुत ज्यादा गर्म होता है ना। क्यों गर्म होता है? गर्म इसलिए होता है कि आप देखोगे कि जो जो रेतीली जो चीजें जो रेत होता है ना, जो रेतीला आप देखोगे जो वहां का जो पृथ्वी होती है वो क्या करती है, धूप को ऑब्जॉर्व करती है, ठीक है। और जितनी ज्यादा ऑब्जॉर्व करती है उतनी ज्यादा गर्मी हमको लगती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं, एक शब्द आता है आतपन। आतपन, ठीक है, एक शब्द आता है आतपन। हमने बात कर ली तापमान के बारे में, अब हम बात करेंगे आतपन के बारे में। आतपन क्या होता है? आतपन क्या होता है, ठीक है। तो यह एक महत्वपूर्ण कारक है जो तापमान के वितरण को प्रभावित करता है। सूर्य से आने वाली वह ऊर्जा जिसे पृथ्वी रोक लेती है वो आतपन कहलाती है। आप कह सकते हो या सूर्य ताप, ठीक है, आप कह सकते हो सूर्य ताप। यानी एक बार मैं फिर से बता देता हूं, यह एक महत्वपूर्ण कारक है जो तापमान के वितरण को प्रभावित करता है। सूर्य से आने वाली ऊर्जा जिसे जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे जैसे सूर्य ताप कहते हैं ना, ऊर्जा जो आती है उसे सूर्य ताप कहते हैं, और पृथ्वी उसे क्या करती है, रोक लेती है, ठीक है, जिसे हम आतपन कहते हैं, ठीक है। आतपन यानी सूर्य ताप की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर घटती है। जैसे आपको पता है ये कैसे घटती है, ये भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर घटती है। क्यों घटती है? आपको पता है कि जो ध्रुवों की ओर जो गर्मी होती है वो बहुत ज्यादा गर्मी होती है ना, और जो उसके बाद जो आप देखोगे भूमध्य रेखा से जब ध्रुवों की ओर जब ये जाती है ना तो ये घटना शुरू हो जाती है। अब हम बात करते हैं, जैसे ये जो आतपन है वो तापमान का ही एक हिस्सा है। तो अभी हम बात करने वाले तापमान को मापने की मानक इकाई को क्या कहते हैं? मानक इकाई को क्या कहते हैं? डिग्री सेल्सियस। यानी डिग्री सेल्सियस में इसकी मानक इकाई को डिग्री सेल्सियस में मापा जाता है, ठीक है। किसमें मापा जाता है? डिग्री सेल्सियस। डिग्री सेल्सियस में इसको मापा जाता है। आप देखोगे कि जो इसका आविष्कार जो है एंडर्स सेल्सियस ने किया था। इसका आविष्कार किसने किया था? इसका आविष्कार एंडर्स सेल्सियस, यानी एंडर्स सेल्सियस के नाम के ऊपर इसका डिग्री सेल्सियस नाम रखा गया है, ठीक है। एंडर्स सेल्सियस के नाम के ऊपर इनका डिग्री सेल्सियस नाम रखा गया है, ठीक है। सेल्सियस पैमाने पर आपको पता है कि जो जल होता है, सेल्सियस पैमाने पर आपको पता है कि जल जो होता है वो 0 डिग्री पर जो है जमना शुरू हो जाता है और 100 डिग्री पर उबलना शुरू हो जाता है, ठीक है। आप देखते हो ना कि 100 डिग्री सेल्सियस पर जो पानी होता है वो उबलना शुरू हो जाता है, ठीक है। आप चाहे तो आप उसको एक्सपेरिमेंट भी करके देख सकते हैं, माप के देख सकते हैं, जैसे थर्मामीटर वगैरह से आप उसको चेक करके देख सकते हैं, ठीक है। जैसे हम सेल्सियस वगैरह जैसे बुखार नापते हैं तो बुखार का क्या होता है, जो नॉर्मल होता है तो 96.5, ठीक है। उससे जब ऊपर बढ़ता है तो हम क्या देखते हैं कि हमें बुखार का 96.5 फ़ारेनहाइट होता है वो, ठीक है। और सेल्सियस जो होता है 37 डिग्री सेल्सियस में हम लोग बुखार को मापते हैं। जो 37 डिग्री सेल्सियस से अगर ज़्यादा टेम्परेचर शरीर का अगर है तो आप मान के चले कि आपको जो आपका शरीर गर्म है, आपको फीवर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो हम क्या देखते हैं कि जो भूमध्य रेखा से ना आतपन जो भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर बढ़ती है, और इसकी वजह क्या होती है? देखिए, वायु जो होती है जैसे जैसे गर्म होती है वो हल्की होती जाती है, ठीक है। जैसे हमने पिछली क्लास में बात किया, वायु जब गर्म होती है तो वो हल्की होती है, ठीक है। और हमें ये जानने की जरूरत है, जो हल्की वायु जब ऊपर की तरफ जाती है तो उसका स्थान कौन ले लेती है? जो भारी वायु जो होती है उसका स्थान ले लेती है, ठीक है। तो इस तरीके से आप देखोगे भूमध्य की ओर जब वायु जब गर्म होती है तो वो बढ़ती है किधर? भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर घटती जाती है, ठीक है। तो यही उसका कारण है। अब हम बात करते हैं वायु दाब के बारे में।
वायु दाब के बारे में बात करते हैं। ठीक है, वायु दाब क्या है? पृथ्वी की सतह पर वायु को आप कह सकते हो कि जो वायु के भार द्वारा लगाया गया दाब वायु दाब कहलाता है। पृथ्वी की सतह पर वायु के भार द्वारा लगाया गया जो दाब होता है वो वायु दाब कहलाता है। अच्छा, आप देखोगे कि जो शरीर पर उच्च दाब के साथ बल लगाती है वायु, वायु जो है शरीर पर उच्च दाब के साथ बल लगाती है, हमें अनुभव नहीं होता है उस चीज का। क्यों अनुभव नहीं होता है? अनुभव ना होने का कारण ये है कि जो बल है ना वो चारों तरफ से लगता है, चारों दिशाओं से लगता है। ठीक है, और जो हमारा शरीर है ना, वो हमारा शरीर क्या करता है? वो विपरीत बल लगाता है। हमारा शरीर क्या करता है? विपरीत बल लगाता है। ठीक है, वायुमंडल में ऊपर की अब हम बात करते हैं, वायुमंडल में ऊपर की ओर जाने पर जो दाब होता है वो तेजी से गिरता है। वायुमंडल में ऊपर की तरफ जाने पर जो वायु दाब होता है तेजी से गिरता है। समुद्र का जो स्तर होता है, समुद्र स्तर पर वायु दाब सर्वाधिक होता है। यानी ये माना जाता है कि जो समुद्र का जो स्तर होता है ना, समुद्र स्तर पर वायु दाब सर्वाधिक माना जाता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, कि वायुमंडल में ऊपर की तरफ जाने पर वायु की जो वायु दाब होता है, वायु दाब की स्थिति कैसी होती है? बढ़ती है, घटती है, बराबर रहती है, या आप कह सकते हो कि इनमें से कोई नहीं, है ना? ऑप्शन आता है ना, तो इसमें से ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि वायुमंडल में ऊपर की ओर जाने पर जो दाब होता है वो तेजी से गिरता है। ठीक है, समुद्र स्तर पर वायु दाब सर्वाधिक होता है और ऊंचाई पर जाने पर यह घटता है। ठीक है, ऊंचाई पर जाने पर क्या होता है? ये घटता है। वायु सदैव उच्च दाब से निम्न दाब क्षेत्र की ओर गति करती है। जैसे मैंने बताया है कि वायु जो होती है सदैव उच्च दाब से निम्न दाब की ओर गति करती है, तो ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप इसको जरूर ध्यान से एक बार समझ लीजिएगा। ठीक है, उच्च दाब क्षेत्र से अब हम जो बात करने वाले हैं पवन के बारे में। पवन यानी हवा। ठीक है, पवन के बारे में बात करने वाले। जो पवन होता है उच्च दाब से उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर वायु की गति को हम पवन कहते हैं। जैसे अभी मैंने बताया थोड़ी देर पहले कि उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर वायु की गति को, ठीक है भाई, जहां घनत्व तो ज्यादा होता है वहां खाली स्थान ही तो घेरेगी ना वायु, वहां से खाली स्थान पे ही जाएगी। ठीक है, जहां उसको जगह मिलेगी उस तरफ ही बढ़ेगी वो, है ना? तो उच्च दाब से निम्न दाब क्षेत्र की ओर वायु की गति को हम पवन कहते हैं। आपको पता है कि पवन कभी तेज चलती है, यानी हवा कभी तेज चलती है, हवा कभी धीमे चलती है, तो उसका कारण क्या हो सकता है? ठीक है, उसका कारण ये होता है कि जैसे जैसे उसको जगह मिलती है वैसे वैसे पवन अपना स्थान घेरती है। ठीक है, हम बात करने वाले कि पवन के 3 प्रकार होते हैं। ठीक है, पवन के 3 प्रकार होते हैं। पवन के कितने प्रकार होते हैं? इसके पवन के 3 प्रकार होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं जी? चलिए इसके बारे में बात कर लेते हैं हम लोग। तो पवन के जो है वो 3 प्रकार हैं। ठीक है, अब हम बात करने वाले पवन के 3 प्रकार। पहला है स्थायी पवने। ठीक है, पहला जो है वो क्या है? स्थायी पवने। स्थायी पवने इनका नाम क्यों है? क्योंकि ये स्थायी रहती हैं। ठीक है, स्थायी पवने हैं क्योंकि ये स्थायी हैं। स्थायी जो स्थायी पवने हैं किन पवनों को कहा जाता है? स्थायी पवने। ठीक है, तो ये जो होती है वो आप कहोगे कि व्यापारिक पश्चिमी और पूर्वी पवने स्थायी पवने हैं। क्यों है स्थायी? क्योंकि वर्ष भर जो है ये निश्चित दिशा में चलती हैं। वर्ष भर जो है ये निश्चित दिशा में, यानी स्थायी पवनें जो होती हैं वर्ष भर निश्चित दिशा में चलती हैं। तो इसमें एग्जाम्पल कौन कौन से आ जाते हैं? इसमें एग्जाम्पल आ जाते हैं व्यापारिक पश्चिमी और पूर्वी पवने। जो व्यापारिक पश्चिमी और पूर्वी पवने इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक है जी, अब हम बात करते हैं मौसमी पवनों के बारे में। दूसरा जो है हमारा वो है मौसमी। मौसम, जैसे कि आपको पता है कि मौसम का अकॉर्डिंग बदलती रहती है मौसमी पवनें। जैसा मौसम होगा वैसा पवनें चलेंगी, है ना? जाहिर सी बात है, बरसात के टाइम में थोड़ा तेज हवाएं चलती हैं, छींटे होते हैं, ओले। आप देखोगे कि बारिश में ओले भी पड़ते हैं, हवाएं चलती हैं,
किस तरीके से बौछारें आती हवा के साथ, है ना। तो वो चीजें हमें देखने को, ये पौने विभिन्न ऋतुओं में अपनी जो दिशा बदलती रहती है, जैसे कि आपको मौसम के अकॉर्डिंग जो है ये चलती रहती है, विभिन्न जो है विभिन्न ऋतुओं में अपनी दिशा बदलती रहती है। उदाहरण के लिए जैसे भारत में मानसूनी पौने हैं, है ना। भारत में कौन सी पौने हैं, वो मानसूनी पौने हैं। भारत में मानसूनी पौने हैं। भारत में कौन सी पौने हैं, तो भारत में जो है मानसूनी पौने हमें देखने को मिलती हैं। अब हम बात करते हैं स्थायी पौनों के बारे में। तीसरी कौन सी है, सॉरी, स्थानीय पौने। स्थानीय पौनों के बारे में आपको पता है कि स्थानीय जो पौने होते हैं, आपको नाम से ही पता चलता है स्थानीय पौने, यानी एक पर्टिकुलर स्थान पर ये पौने जो होते हैं किसी छोटे क्षेत्र में वर्ष भर जो है आप देखोगे कि दिन के किसी विशेष समय में चलती हैं। वर्ष भर आप देखोगे कि किसी विशेष समय में चलती हैं। स्थल और जो समुद्री समीर हम इसको कह सकते हैं, जो स्थल और समुद्रों के आप देखोगे कि समुद्री स्थान पर जो समुद्री जगहों पर भी ये चलती हैं, ठीक है। मुख्यतः ये जो होती हैं वो गर्म और शुष्क स्थानीय पौने जो होती हैं, वो लू जैसा लू होता है ना, गर्मी के मौसम में लू चलता है, तो लू के रूप में हम इनको जानते हैं। क्या कहते हैं इनको, लू कहते हैं। ये स्थानीय जो है स्थानीय पौने ये होती हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट जो हम बात करने वाले हैं वो आर्द्रता के बारे में बात करने वाले हैं जी, ठीक है जी। आर्द्रता, नेक्स्ट जो हम बात करने वाले हैं वो आर्द्रता के बारे में बात करने वाले हैं। आर्द्रता क्या है, जिसको हम लोकल भाषा में नमी भी बोल देते हैं ना, नमी भी बोल देते हैं इसको हम लोकल भाषा में नमी भी कह देते हैं जी। आज हवा में बहुत नमी है ना, शरीर में चिपचिपाहट हो रही है ना। हम देखते हैं कि कपड़े जल्दी नहीं सूखते हैं, है ना। तो इस तरीके से हम बात करते हैं। जब आप देखोगे जब जल जो है पृथ्वी एवं विभिन्न जलाशयों से वाष्पित होता है, तो यह जलवाष्प जो है जलवाष्प बन जाता है। यानी जलाशय और समुद्र से जब जल वाष्पित होता है तो क्या होता है, जलवाष्प बन जाता है। वायु में किसी भी समय यह जलवाष्प की मात्रा को हम क्या कहते हैं, आर्द्रता कहते हैं, है ना। और वायु जो जब गर्म होती है तो इसकी जलवाष्प धारण करने की जो क्षमता होती है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। जब आप देखोगे कि जब वायु जो है जब बहुत ज्यादा गर्म होती है तो इसे जल जो आप देखोगे कि जो जल धारण करने की जो इसकी क्षमता होती है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। इसका कारण क्या है, इसका कारण ये कि वायु जो होती है एकदम मतलब सूखी होती है उस टाइम। जैसे आदमी होता है ना, जब बहुत ज्यादा प्यासा होता है तो उसको बहुत ज्यादा पानी पीने को मन करता है ना। तो उसी तरीके से जब वायु बहुत ज्यादा गर्म होती है तो उसकी जल वाष्प जो है धारण करने की क्षमता बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। यही कारण होता है कि जो कपड़ा होता है ना वो जल्दी सूखता नहीं है, क्योंकि जो हवा में नमी बहुत ज्यादा होती है उसमें। आप देखते हो गर्मी में तुरंत कपड़ा सूख जाता है, क्यों, क्योंकि वाष्पित होकर बहुत ज्यादा जल्दी से जो है उसका पानी जो है निकल जाता है ना। लेकिन आप देखोगे कि जो आर्द्रता होती है उसमें बहुत ज्यादा जल्दी वाष्पित नहीं हो पाता। और आप देखोगे पसीना जब होता है ना, इंसान को पसीना होता ही जाता वो सूखता नहीं। चाहे आप कूलर में बैठो, चाहे आप पंखे के नीचे बैठो, चाहे कहीं बैठो, देखते हो आपकी पसीना जल्दी सूखता नहीं है ना। इसकी यही वजह होती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं वर्षण के बारे में। वर्षण क्या होती है, यानी वर्षा क्या होती है। वर्षा, आप इसको वर्षण भी कह सकते हो। आप इसको वर्षण भी कह सकते हो। जब जल वाष्प ऊपर उठता है, जैसे आपको पता है, जैसे मैंने बताया आपको कि जलाशयों से जब जल वाष्पित होकर ऊपर की तरफ जाता है तो ये ठंडा होना शुरू हो जाता है। क्या होता है जी, ठंडा होना शुरू हो जाता है। जल वाष्प संघनित होकर ठंडा होकर जल की बूंदें बनाते हैं। अच्छा, आप देखोगे कि इन्हीं जल की बूंदों का ही एक जो है जो बादल होते हैं ना, वो जल की बूंदों का ही एक समूह होते हैं। जो बादल होते हैं वो इन्हीं जल की बूंदों का एक समूह होता है। जब जल की ये बूंदें इतनी भारी हो जाती हैं कि वायु में तैर ना सकें, जब जल की बूंदें इतनी भारी हो जाती हैं कि जब हवा उसको रोक नहीं पाती है या हवा में वो तैर नहीं पाते, तब ये क्या होता है, तब ये वर्षण के रूप में जमीन पे गिरना शुरू हो जाते हैं, तो जिसको हम वर्षा बोलते हैं, ठीक है।
आपने आकाश में उड़ते हुए जेट को देखा होगा, जेट विमान को तो देखा ही होगा, है ना। आप देखते हो कि उसके पीछे जो ना एक लाइन व्हाइट कलर की जो है, एक लाइन जो है, लाइनिंग जो है, सफेद रास्ता सा दिखाई देता है, तो हम लोग कहते हैं कि जी रॉकेट उड़ रहा है ना। बचपन से हम लोग यही बोलते हैं, हमको देख के यही महसूस होता है कि जी वो रॉकेट है, रॉकेट जा रहा है। तो व्हाइट रास्ते का कारण क्या है, जो व्हाइट जो सफेद जो आप देखते हो ना, जो पथ छोड़ता जाता है, तो उसका कारण क्या है। तो इसका कारण ये है कि जो जो वायुयान होता है, इसके इंजनों से निकली जो नमी होती है वो संघनित हो जाती है, संघनित होकर वो क्या होती है, जम जाती है। संघनित होकर जम जाती है, जो नमी निकलती है ना, वो संघनित होकर क्या होती है, वो जम जाती है, और वो एक आप देखोगे सफेद बादल का रूप ले लेती है, सफेद पथ का रूप ले लेती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं, जैसे मान लीजिए कि वर्षण है, तो वर्षण से हमें क्या बेनिफिट है, वर्षण से हमें क्या, तो वर्षण से हमें बहुत ज्यादा बेनिफिट है। आप जैसे तमिलनाडु में चले जाएं, या जैसे आप राजस्थान में चले जाएं, या ऐसे इलाकों में चले जाएं जहाँ पानी की कमी है, तो वर्षण को वहां पे सिंचित किया जाता है, वहां पे क्या किया जाता है, हार्वेस्टिंग किया जाता है, वाटर का वाटर हार्वेस्टिंग किया जाता है। और कुछ जिलों में तो बहुत ज्यादा इसको इंपॉर्टेंट कर दिया गया। नॉर्थ ईस्ट के कुछ जिले हैं जहाँ पे ये वाटर हार्वेस्टिंग का काम होता है। तमिलनाडु है, वहाँ हार्वेस्टिंग का काम होता है। आप देखेंगे कि राजस्थान है, वहाँ वाटर हार्वेस्टिंग का काम होता है। क्यों होता है, क्योंकि वर्ष भर पानी की आवश्यकता पड़ती है, और जो वर्षण है, वर्षण ही एक ऐसी चीज है जो आपको स्वच्छ पानी जो है वो देता है। वर्षण से हमें स्वच्छ पानी मिलता है, और उसका इस्तेमाल हम रोजमर्रा की जिंदगी में कर सकते हैं, ठीक है। वर्षण जो होता है, वर्षण से जो भौम जल होता है ना, भौम जल जो वर्षा से ही प्राप्त होता है, जो भूमि का जो जल होता है, भूमि के अंदर जल हम लोग पाइप लगा के खींचते हैं ना पानी, तो वर्षण के ही कारण वो भौम जल जो है हमें प्राप्त होता है, ठीक है। पौधे जो होते हैं ना, पौधों को इसीलिए मना किया जाता है कि जी पहाड़ों पर जो है पौधों को मत काटिए, ना काटिए, क्योंकि भूस्खलन का बहुत ज्यादा एक कारण हो सकता है पौधों को काटना। क्योंकि जो पौधे जो ना, वो क्या होता है कि वो पौधे अपनी जड़ों से मिट्टी को पकड़ के रखते हैं, मिट्टी को बहने नहीं देते, ठीक है, मिट्टी को कटने नहीं देते हैं। इसीलिए बाढ़ वाले इलाकों में आप देखते हैं ना, बाढ़ वाले इलाकों में किनारे किनारे मेड़े बनाई जाती है, मेड़े बना के पौधे लगाए जाते हैं। उससे बाढ़ की जो आप देखो कि जो बाढ़ की आशंका होती है ना, वो उसको काफी हद तक दूर किया जा सकता है, बाढ़ से काफी हद तक इससे बचाव किया जा सकता है, ठीक है। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं जो पौधे होते हैं, पौधे भी जो होते हैं ना, वो जल संरक्षण का जो है, जल संरक्षण में मदद करते हैं, ठीक है। आप देखोगे कि जो वर्षा जब कम होती है, तो जब वर्षण कम होती है, तो आप देखते हो कि वर्षण कम समय में कितनी परेशानियां होती हैं, है ना, सूखा पड़ जाता है ना। इसी तरीके से जब वर्षा ज्यादा होती है, तो आप देखते हो कई इलाकों में बाढ़ आ जाती है, ठीक है। अभी तूफान बिपरजॉय के बारे में हम लोगों ने पीछे डिस्कस किया था क्लासेस में। तो बिपरजॉय एक तूफान जो है किस तरीके से आया, वो गुजरात के तट से टकराया, किस तरीके से उसने तबाही की थी। कुछ चीजें हैं जिसके बारे में हमें जानकारी मिल जाती है, कुछ चीजें जो होती हैं वो हमें जानकारी जिससे नहीं मिल पाती, जो अचानक घटने वाली घटनाएं हैं, ठीक है। बिपरजॉय हमें मतलब दिखाई दे जाता है, जो वैज्ञानिक है इन सब चीजों के बारे में जांच करते रहते हैं। तो मैं जिन जिन चीजों के बारे में पता चल जाता है, तो उससे हम जो है बचाव की तैयारियां करते। भाई देखिए, जो कुदरती चीजें हैं, कुदरती चीजों से तो लड़ा नहीं जा सकता ना, उससे क्या किया जा सकता है, उससे बचाव के उपाय किए जा सकते हैं। इतना जो खतरनाक, जब इस तरीके का खतरनाक आप देखोगे कि तूफान जब आता है, अभी हम बात करने वाले एक तूफान के बारे में जो उड़ीसा में आया था 1999 में, तो आप देखोगे कि उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो आप देखोगे कि किस तरीके से हम उससे बचाव कर सकते हैं, है ना। इसीलिए हमें पौधों को ज्यादा से ज्यादा लगाना चाहिए। मैं भी खुद पौधे लगाने का शौकीन हूँ, मुझे भी ग्रीनरी बहुत ज्यादा पसंद है, ठीक है। मुझे बहुत ज्यादा पसंद है पौधे लगाना, हरियाली में रहना मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, ठीक है। तो जब हम गांव की तरफ जाते हैं घूमने के लिए, हरे हरे पौधे दिखाई देते हैं। हम लोग, कितनी भी गर्मी होती है दोपहर में, गर्मी के मौसम में अगर आप पेड़ के नीचे जाके बैठ जाएं, हवा चलती है हल्के फुल्के, आप देखते हो कितनी राहत मिलती है ना। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमको ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने चाहिए, ज्यादा से ज्यादा जो है ग्रीनरी बढ़ानी चाहिए। उससे हमें ये फायदा होगा कि आने वाले जो हमारा जो हमारी आने वाली जो हमारी जो पीढ़ियां होंगी ना, वो उसका लाभ उठा सकती है, और उनके लिए भी बहुत सारी चीजें हमें देखने को मिल जाएंगी। उनका भी जीवन जो है काफी सुलभ हो जाएगा। तो हम देखते हैं कि किस तरीके से पौधे जो है हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो वर्षा सिंचित करने में आप देखते हो कि जो पानी को सिंचित करने में, यानी पानी को संरक्षण करने में भी ये काफी हमारी मदद करते हैं। अब हम बात करते हैं चक्रवात के बारे में, ठीक है। चक्रवात के बारे में बात करने वाले हैं। एक तरीके का तूफान है चक्रवात, जो तूफान है, जो आप कहोगे हवा और पानी के साथ जो है आता है ये तूफान, ठीक है, जिसको हम चक्रवात कहते हैं। वो उड़ीसा में ये जो है तूफान
आप देखोगे कि आया था उड़ीसा में। कहाँ आया था? उड़ीसा में, ठीक है। तो कब आया था ये तूफान? ये आया था 29 अक्टूबर, नहीं 17-18 अक्टूबर 1999 में। 17-18 1999 में ये आया था, ठीक है। अच्छा, ये 17-18 अक्टूबर 1999 को तो आया, ठीक है। बंगाल की खाड़ी में बंगाल की खाड़ी में उठने वाला जो चक्रवात था ये, वो बंगाल की खाड़ी में उठा और आके हमारे पूर्वोत्तर तट यानी उड़ीसा से आके टकराया, ठीक है। उसके बाद ये दोबारा जो है ये आप कह सकते हो महाचक्रवात के रूप में आया। और ये कब आया? 29 अक्टूबर को 1999 को ये महाचक्रवात के रूप में फिर से आया। एक बार आया तो थोड़ा हल्का, फिर उसके बाद जब आया तो 29 अक्टूबर को 1999 को बहुत तेजी से आया, ठीक है। जो इसकी हवा की गति थी, ठीक है, जो अभी विपर जो आया था, विपर जॉय में हमको क्या देखने को मिला, जो हवा की गति थी वो 110 से 100 से 120 किलोमीटर के आसपास उसकी हवा की गति थी। लेकिन इसकी हवा की गति क्या थी? इसकी हवा की गति 260 किलोमीटर पर आवर थी। आप समझ सकते हैं ना कि 260 किलोमीटर पर आवर जो हवा की गति थी कितनी ज्यादा होती है ना। हवा की गति की वजह से पेड़ टूट गए, ठीक है, इतना नुकसान हुआ, इतनी भारी तबाही हुई, 130 लाख लोग इससे प्रभावित हुए। ओडिशा के जो आप देखोगे कि ओडिशा के जो 6 जिले थे इससे बुरी तरीके से प्रभावित हुए, ठीक है। टेलीफोन की लाइनें उखड़ गई, आप देखोगे कि पेड़ उखड़ गए, जो छत थे छत उड़ गए, ठीक है। नदियों में बाढ़ आ गई, क्योंकि जब ये होती है ना, जब ये क्या कहते हैं, जब चक्रवात आता है तो इसके साथ बारिश भी आती है, हवा आती है, हवा के साथ तेज बारिश होती है। लगातार 3 दिन तक, लगातार आप कह सकते हो 36 घंटे तक ये हवा जो चलती रही, 3 दिन तक इसमें बारिश होती रही। जो समुद्र की जो लहरें थी वो 7 से 10 मीटर तक ऊंची जो ज्वारी तरंगे थी वो बढ़ती रही। इसे जैसे मैंने बताया इसमें 5 जिले प्रभावित हुए। तो इस तरीके से आप देखते हो कि जब कुदरत जो है, कुदरत के साथ जब छेड़छाड़ होती है ना तो कुदरत छोड़ती नहीं है, ठीक है। कुदरत के साथ छेड़छाड़ होती है तो कुदरत छोड़ती नहीं है। हमें कुदरत के अकॉर्डिंग अपने आप को जो है चलना चाहिए। कुदरत के अकॉर्डिंग हमको अपने आप को बदलना चाहिए, ठीक है। जो चीज़ हमें मिली है ना वो गॉड गिफ्टेड है, ये सब हवा पानी और इस तरीके की जो चीज़ें जो मिली है ना। अब जैसे हमने ग्लोबल वार्मिंग की बात की, किस तरीके से CO2 के बढ़ने के कारण जो ग्लोबल वार्मिंग का जो स्तर है कितनी तेजी से बढ़ रहा है। तो क्या होगा उससे, जब बर्फ जो पिघलेगी, जब ध्रुवीय जो प्रदेश होते हैं, जैसे जो बर्फ वाले इलाके, जब वो पिघलेंगे तो क्या होगा, पिघल के पानी का रूप लेंगे। तो पानी का रूप लेके कहाँ आएंगे? नदियों में पानी आएगा, समुद्र का स्तर बढ़ेगा, है ना। तो जो समुद्र के किनारे रहने वाले जो देश हैं, समुद्र के किनारे वाले रहने वाले जो राज्य हैं वो डूबना शुरू हो जाएंगे ना। तो क्या इससे नुकसान नहीं होगा? इससे बहुत ज्यादा नुकसान होने वाला है, ठीक है। इससे बहुत ज्यादा नुकसान अगर अभी हम लोग नहीं संभले, ठीक है, अगर अभी हम लोग इस पे ध्यान नहीं देंगे तो ये बहुत ज्यादा आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा ये सर्वनाश का कारण हो सकता है, ठीक है। तो इसीलिए हमें कुदरत के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए, ठीक है। हम लोग पौधे काटते हैं, है ना, पौधे की कटिंग होती है ना, जो हमें वायु देते हैं, ठीक है, जो कार्बन डाइऑक्साइड को कम करने में हमारी मदद करते हैं, ठीक है। वो कार्बन डाइऑक्साइड सोखते हैं, हमें वायु प्रदान करते हैं, ठीक है। आप देखोगे कि जो जैसे मैंने बात की थी, आप कहोगे कि जैसे जो अमेजोन के जंगल हैं, अमेजोन के जंगलों के बारे में बात की थी, किस तरीके से उनकी कितनी अंधाधुंध कटाई हो रही है ना। बहुत ज़्यादा मतलब सोचनीय विषय है, ठीक है। इसके बारे में सोचना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। तो हमने आज बात की वायु के बारे में, ये पार्ट 2 था, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है वायु, ठीक है। इसके बाद जो हम लोग जल के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है, जल मंडल के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। वो कितना इंपॉर्टेंट हमारे लिए, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए वायु के बिना, जल के बिना, सूर्य की रोशनी के बिना हम लोग जी नहीं सकते, जीवित नहीं रह सकते। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये चीज़ें हो जाती हैं हमारे लिए। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। फिर हम हाजिर होते हैं एक नई क्लास के साथ। आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिए, क्योंकि आप जो है लाइक सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। आपको अगर अच्छा लगता है, हमारा पढ़ाना अच्छा लगता है, तो हम और भी अच्छी अच्छी चीज़ें आपके लिए लेकर आने वाले हैं, ठीक है। उसके लिए तैयारी बहुत ज़ोरों से चल रही है, ठीक है। हम लोग कोशिश करें कि आपको अच्छी अच्छी चीज़ें और बताई जाएं, क्योंकि हमें भी आपसे कुछ सीखने को मिलता है और आपको हमसे कुछ सीखने को मिलेगा। तो हम एक दूसरे के साथ जो है अपना सीखना शुरू करते हैं। मैं भी पढ़ाई करता हूँ, मैं भी अपनी तैयारी करता हूँ, ठीक है। और जब तक मुझे मेरा लक्ष्य मिल नहीं जाता, मैं भी
लगा रहता हूँ, ठीक है। मैं यही सोच के चलता हूँ जब तक मुझे मेरा लक्ष्य ना मिल जाए तब तक जो है लगे रहो, लड़ते रहो, सिचुएशन से लड़ो, सिचुएशन कैसी भी हो आपको लड़ते रहना है, ठीक है। आपको हार नहीं माननी है, ठीक है। आप गिव अप नहीं करना है आपको, ठीक है। आपको लड़ते रहना है, आप मेहनत करेंगे आज नहीं तो कल आपको जरूर मिलेगा जो आप चाहते हैं, ठीक है। इसलिए आपको मेहनत करना बहुत जरूरी है, ठीक है। मेहनत नहीं करेंगे तो आपको पछतावा होगा, यार मैंने मेहनत ही नहीं की। मेहनत करोगे ना तो आपको अपने से पछतावा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आपने मेहनत की, मिलना ना मिलना ऊपर वाले की देन है, जो देता है ऊपर वाला सब कुछ अच्छा देता है, ठीक है। देखिए समय से पहले, ठीक है, समय से पहले कुछ नहीं मिलता, और जो आपकी किस्मत में होगा वो आपसे कोई छीन नहीं सकता, ठीक है। वो आपको मिलना ही मिलना है, ठीक है। लेकिन एक टाइम होता है, वो कब आएगा टाइम वो तो ऊपर वाला जानता है, लेकिन मेहनत करना हमारा काम है, हमें अपना मेहनत करते रहना चाहिए, ठीक है। तो इसी के साथ आज का जो चैप्टर है इसको हम यही समाप्त करते हैं और फिर हाजिर होते हैं एक नई क्लास के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत ज़्यादा उमस है, जैसे अभी हमने आर्द्रता के बारे में बात की, कितनी ज़्यादा उमस हो रखी है, जो है पसीना सूखता नहीं है, और किस तरीके से हम लोग अभी इसके बारे में चर्चा कर रहे थे। तो फिर हाजिर होते हैं एक नई क्लास के साथ। तब तक आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपनी सेहत का ख्याल रखिए। चलिए नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।